देते हैं और बैलेट पेपर डालकर आ जाते हैं। That is the sale completed, क्योंकि उसने आपको कन्विंस कर दिया। सेल तो करनी पड़ेगी, अपने लिए करोगे तो मालिक बनोगे, और मालिक के लिए करोगे तो सैलरी मिलेगी। तुम जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो, उसका मेल जो सबसे प्रमुख उसका ऑब्जेक्ट है ना, वो सेल ही है। तुम रेवेन्यू बोर्ड में सर्विस करते हो, रेवेन्यू आती कहां से है पहले सोचो। सेल करेंगे ना, स्टाम्प को सेल करेंगे तो रेवेन्यू आएगी ना। तो बॉस ने तुम्हें सेल करने के लिए ही लगाया हुआ है। जब रेवेन्यू आना बंद होगी तो तुम्हें नौकरी रहेगी क्या तुम्हारी? हर जगह एंड तो सेल ही है। और अगर सेल से शर्म आती है तो दुनिया के 97% आदमियों में टिकने के लिए तैयार हो जाओ। और जिस दिन सेल से अगर प्यार हो गया तो तुम दुनिया के 3% लोगों की तरफ जा रहे हो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उन 3% लोगों पर जाने से रोक नहीं। अगर आप मेरी विचारों से सहमत है कि सेल जरूरी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ। अब पड़ोस में देखिए, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया है उसको तुरंत आपको उठाकर बाहर ले जाना है, क्योंकि अब इसके बाद उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं बोलने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हाथ खड़ा किया, क्योंकि सेल तो करनी पड़ेगी। और सेल से अगर आपको प्यार हो गया तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो शर्म करना बंद करो। तुम रेलवे में सर्विस करते हो तो रेलवे भी सेल ही कर रही है। तुम इंश्योरेंस में सर्विस कर रहे हो तो इंश्योरेंस भी सेल ही कर रहा है। तुम बैंक में नौकरी कर रहे हो तो बैंक भी सेल ही कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए बैंक के मालिक का नाम सब जानते हैं, बैंकर्स जो लोग काम कर रहे हैं उनका नाम कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपका नाम जाने तो सेल आज के बाद खुद के लिए करना चालू करेंगे। तैयार हैं आप लोग? दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार तेज बोलिए, ये थैंक यू। जो ही उसने बोला, मैं बॉस को घूर के देख लिया, क्योंकि अब मेरे पास कोई आंसर नहीं। यूं तो मैं अपने आप को बॉस का भी बाप समझता था। दुनिया के हर कर्मचारी को लगता है कि इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। हर बॉस के बारे में सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन मैं पहली बार 20 शब्द था, मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि बॉस ऐसा क्या कह दिया इसने, ऐसा क्या मेरे को इतना गंभीर कर दिया। फिर बॉस ने धीरे से मुझे बोला, एक स्टोरी सुना था। मैंने कहा सुनाऊं आपको? यस यस। उस स्टोरी से ही मुकेश कोठारी बना। इतनी महत्वपूर्ण स्टोरी आपके जीवन को मोड़ सकती है पूरी की पूरी। सुनाओ? यस। डराओ मत, बोलो सुनाओ। मैं कोई यस सर आपका गुलाम तो हूँ नहीं जो आप मुझे डराओगे तो मैं बता दूंगा। मेरे से रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। 1.5 करोड़ लोगों का नेटवर्क है मेरा। कितना? 1600 टेक्निकल एचीवर और 16,000 ओल्ड एजर टीम है मेरा। तो ज्यादा दम लगा के डराने की मुझे बिल्कुल कोशिश मत करना। रिक्वेस्ट के अंदाज में पूछोगे, भाई साहब जिगर और दिल लगा के आपको दे दूँ। पूछोगे रिक्वेस्ट से तो दुनिया ले लो मेरे से। दादागिरी लगाओगे तो हम तो रवाना यहाँ से। कल अगस्त पुनी चले जाएंगे, फिर परसों केदारनाथ चले जाएंगे। भाई साहब हमें कोई लेना देना है, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट जब भी करनी हो तो आपको रिक्वेस्ट के तरीके से पूछना पड़ेगा। तरीका आपको बता देता हूँ। जब भी आपको बीच में लगे पूछना है तो ऐसे तरीके से पूछना है। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, यूँ करो। भाई साहब करना है? हाँ बोलो, बता दे भाई। अरे आपकी शक्ल ऐसी लग रही जैसे आप बोल रहे हैं अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। ऐसे भी रिक्वेस्टिंग मोड में गर्दन हिलनी चाहिए ऐसे। बता दे भाई, बता भी दे भाई। ऐसे जब भी बोलोगे मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो अब बात करते हैं। उन्होंने कहानी सुनाई। 14 साल का एक लड़का है जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान की तरफ आ गया। गुजरात के कच्छ में वो शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे उनके फोरफादर अहमदाबाद में आ गए, जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी। 14 साल की एज में जैसे मेरे को पैसों से प्यार था, उसको भी बहुत पैसों से प्यार था। बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे और वो धीरूभाई अंबानी है ना, गुजरात की कॉटन स्ट्रीट में जाकर घूमता था। व्यापारियों को बात करते हुए देखता था। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बात क्या करते हैं और वो जानकारी लेता था, इंक्वायरी करता था। 2 साल तक लगातार घूमने से उसको पता चल गया कि
कॉटन कितने तरह की होती है, ए ग्रेड की कॉटन से क्या बनता है, बी ग्रेड की कॉटन से क्या बनता है, सी ग्रेड की कॉटन से क्या बनता है। ए ग्रेड की कॉटन कहाँ पैदा होती है, बी ग्रेड की कॉटन कहाँ पैदा होती है, सी ग्रेड की कॉटन कहाँ पैदा होती है। ए ग्रेड की कॉटन की रेट क्या होती है, बी ग्रेड की कॉटन की रेट क्या होती है, सी ग्रेड की कॉटन की क्या रेट होती है। इतनी जानकारी उसने एक साल में प्राप्त कर ली कि जानकारी से पैसा आने लगा उसके पास, जिसे कहते हैं ब्रोकरेज, दलाली। दो व्यापारी बात कर रहे होते ना, खरीदने और बेचने वाला, तो धीरूभाई अंबानी से पीछे जाके खड़ा होता है, एक चिकोटी काटता, यही कॉटन 50 रुपए कम में चाहिए तो मेरे पीछे आओ। वो उसको लेकर आ जाता था और वहां से कमीशन ले लेता था, क्योंकि जानकारी बढ़ा दी, नॉलेज बढ़ा लिया कि कौन सी चीज कहां मिलती, और छोटी सी एज में अपनी क्लास को खत्म करके वो पैसे कमाने लगा। पैसे कमाने की इतनी जिद थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस समय अखबार ज्यादा नहीं आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन आया, ब्रिटिश पेट्रोलियम साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लगाने जा रही है, वहां की लिटरेसी रेट इतनी डाउन है कि वहां पर हिसाब किताब वाला आदमी नहीं मिल रहा है। अगर कोई आदमी इंडिया से वहां जाना चाहता है जिसको हिसाब किताब आता हो, तो उसे इंडिया से 10 गुना सैलरी मिलेगी। धीरूभाई अंबानी को पता चल गया 10 गुना मिलेगी, तो उसने तुरंत फॉर्म भर दिया। लेकिन 18 साल से नीचे की एज थी, तो एफिडेविट चाहिए था पिताजी का। पिताजी से लड़ झगड़ कर उसने एफिडेविट करा लिया, और 2 साल के लिए साउथ अफ्रीका। नियम यह था कि 2 साल तक वापस नहीं आ पाएगा। और धीरूभाई अंबानी पैसे कमा के लाया 10 गुना, जेब आया तो भरी हुई थी। लेकिन आम आदमी नहीं था, आम आदमी पैसे कमा कर लाता है तो आईफोन 13 लेता है सबसे पहले, हेलो, बढ़िया सा नाइकी का जूता लेता है सबसे पहले, अच्छे कपड़े लेता है, एक बाइक लेता है। लेकिन धीरूभाई अंबानी इस तरह की सोच का आदमी नहीं। धीरूभाई अंबानी पैसे लाया और सोचने लगा, मुझे बहुत अमीर बनना है, क्या मैं बनूंगा? तो दिमाग कुछ और कहता था, दिल और कहता था। दिमाग क्या कहता था, नहीं बनेगा। दिल बोलता था, क्यों नहीं बनेगा? दिमाग कहता इसलिए नहीं बनेगा कि तू पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा कि तुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए तू नहीं बनेगा क्योंकि तेरे अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा कि तेरे पास कैपिटल और पूंजी नहीं है, तू बड़ा बन ही नहीं सकता। तो दिल क्या बोलता पता है? दिल क्या कहता, अच्छा ये तो मैं सब अरेंज कर सकता हूं, एक ही चीज अरेंज नहीं कर सकता कि मुझे बड़ा बनना है। ये सोच मेरी अपनी हो सकती है, बाकी हर चीजों को अरेंज किया जा सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे महंगी चीज विजन है, विजन है। इसलिए दुनिया में ताजमहल जिसने बनवाया सबको नाम याद है, लेकिन ताजमहल किसने बनाया एक को भी नाम याद नहीं। इसलिए क्या बनना है वो सोचोगे तो याद दुनिया करेगी, और क्या बनाना है ये सोचोगे तो आप कारीगर कहलाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहलाएंगे। दुनिया में जाना कहां है, ये जिस दिन आपकी सोच है फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। धीरूभाई अंबानी ने बोला, दिमाग तो मेरे अंदर नहीं है ना, पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं ना, अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती ना, पैसा तो मेरे पास नहीं है ना, लेकिन मेरे पास सोच है कि मुझे अमीर बनना है, तो ये सारी चीजें तो मैं अरेंज कर सकता हूं। और उसने पहला काम किया क्या पता है? एक इंटरव्यू लिया और एक मैनेजर अपॉइंट किया। मैनेजर पढ़ा लिखा था, उसे अंग्रेजी भी आती थी और उसके पास दिमाग भी था, और वो मेरिट होल्डर था। जब धीरूभाई अंबानी को 500 रुपए सैलरी मिलती थी, उसने 5000 रुपए का मैनेजर रखा अपने, और मैनेजर को पास में बिठा कर कहता, ये भाई तेरे को 5000 दे दिए ना, अब बताना 50000 कैसे कमाओ। अब उसके पास तो दिमाग भी था, उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई भी थी, उसे तो अंग्रेजी भी आती थी, और धीरूभाई अंबानी को वो इंक्वायरी करके बताता था कि क्या बिजनेस करना है। और धीरूभाई अंबानी जब पैसे छापने लगा, एक बार इंटरव्यू में पत्रकार ने उससे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो धीरूभाई अंबानी ने कहा भारत सरकार। उसने कहा भारत सरकार क्यों? कि भारत सरकार हर साल मेरिट में आए हुए बच्चों का नाम प्रकाशित कर देती है, मैं उनको नौकरी पर रख लेता हूं। बस इससे ज्यादा कोई दिमाग ही नहीं लगाना। अरे सब पढ़े लिखे आदमी को मेरे पास लाओ और उनको कह दो ना, तू बताना करना क्या। धीरूभाई अंबानी लिखता है कि जब उन्होंने सपना देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगानी है, तो आईआईटी खड़गपुर का पेट्रोकेमिकल में टॉप करने वाले लड़के को वो मेरिट में देखा कि इसने टॉपर किया, तो धीरूभाई अंबानी ने 5-7 गुर्गे उसके पीछे लगा दिए और कहा इसके खानदान का इंतजाम करो, पता लगाओ कि कौन है, और वहां पर सीधा कॉल कर दिया कि भाई तेरे से मिलना है, आ जा।
अब वो मिलने गया ना, तो धीरू भाई अंबानी को पता था कि इसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर इतना दिमाग है कि ये मेरे अगेंस्ट पे खड़ा हो गया तो मेरा बाप निकल जाएगा, इसलिए इसको मेरे लिए काम करवाना है, मेरे साथ काम नहीं करवाना है। हेलो, मेरे लिए काम करवाना है। दिमाग इसके पास है ना, तो मेरे लिए काम करना। तो धीरू भाई अंबानी के साथ वो इंटरव्यू में जाता था ना, इंटरव्यू में गया तो धीरू भाई अंबानी ने बोला कितने लोग हैं। उस समय क्या है कि सबको साल का पैकेज 4-5 लाख रुपए हाईएस्ट था, तो उसने कहा सर 4 लाख दूंगा। धीरू भाई ने कहा 40 लाख तो बहुत ज्यादा। धीरू भाई अंबानी देखिए एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला आदमी था। एड़ा और पेड़ा समझो, एड़ा मतलब पागल, पेड़ा मतलब खाने का। वो ना एड़ा बनता था, जब उसको जब इग्नोर करना था ना किसी को तो एड़ा बनता था। जैसे कोई आदमी पेड़ा खा रहा होता ना तो कहता अरे क्या खा रहे हो, अरे बताना, देखिए अच्छा ये खाने की चीज है क्या, उसका वो खा जाता था। इसको कहता था बताना, उसके चक्कर में वो खा जाता था। इसे कहते हैं एड़ा बनकर पेड़ा खाना। तो धीरू भाई अंबानी कहता सर, वो कहता कितने लोग हैं सर, मैं 4 लाख दूंगा। सर 40 लाख, सर 40 लाख तो हम नहीं दे पाएंगे। ये तो 4 लाख मांग रहा है भाई। वो कह रहा है मैंने सुना ही 40 है, इससे कम सुना नहीं, सिर्फ 40 नहीं दे पाएंगे हम, 38 ही दे पाएंगे, 38 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, कंपनी हमारी नहीं। अब बेचारा वो सामने वाला सोचता था कुछ भी उल्टा पुल्टा मुंह से निकल गया तो फिर पोल खुल जाएगी, 4 ही मांगा मैंने तो। और धीरू भाई अंबानी एक ही अटैक में उसके दिमाग को बोल्ड कर देते थे ताकि वो कुछ सोच ही नहीं पाए। फिर वो क्या कहते थे कि सर मुझे पता है 2 लाख रुपए मैं कम दे रहा हूं, लेकिन हमारी कुछ फैसिलिटी है उसके बारे में सुन लो। फैसिलिटी है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चारों जगह बंगले मिलेंगे 5-5 रूम के, फ्री ऑफ चार्ज। उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना फ्री ऑफ चार्ज। उसके अंदर 16 नौकर है ना वो भी फ्री ऑफ चार्ज। उसके अंदर जितना भी खाना खाओगे ना फ्री ऑफ चार्ज। उसके बाद जो भी कारें होगी ना 5 मर्सिडीज बेंज बाहर खड़ी रहेगी वो भी फ्री हो, उसके ड्राइवर भी फ्री, और मेडिकल हमारी तरफ से फ्री है, खुद का हॉस्पिटल है, और बच्चे की एजुकेशन तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली फ्री है क्योंकि हमारी खुद की स्कूल है, उसी में तुम्हारे को पढ़ाना है। इंश्योरेंस तो हम सबको देते ही देते हैं, और साल में 2 बार विदेश घूमने का मौका फैमिली के साथ देते ही देते हैं। सर इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। अब बेचारा कुछ बोले नहीं होगा, साला एक लाइन भी कुछ निकल जाए अभी पोल खुल जाए। और धीरू भाई अंबानी तो उसको न घर का रखते थे न घाट का, इसी जगह पर जाकर फिट करते थे कि वो दूसरी जगह काम कर ही नहीं सके। और धीरू भाई अंबानी उसको अगले दिन बुलाकर खुद कहते थे कि भाई मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है और मुझे कुछ बड़ा करना है, क्या करना है मुझे पता नहीं, कौन सी कंपनी खोलनी मुझे ये भी पता है, मेरे पास 1000 करोड़ है जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए, 400 करोड़ रुपए पर मंथ मेरे पास कैसे आएंगे ये अब तुम्हें बताना है। 2 साल का समय, 2 साल में अब वो आईटी इंजीनियर ढूंढ रहा है कि बिजनेस क्या करना है। पूरी दुनिया में घूम रहा, प्लेन से घूम रहा, पता लगा रहा है क्या बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसे पता 40 लाख से जाएगा वो। और वो खुद आइडिया लेकर आता धीरू भाई अंबानी के पास। धीरू भाई अंबानी वो कहता है सर हमें पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगानी चाहिए। धीरू भाई अंबानी कहते थे क्यों? वो कहा इसलिए लगानी चाहिए कि दुनिया की 80 जो कंट्री है ना पेट्रोल जो क्रूड ऑयल का बनाती है और सबने अपनी अपनी रिफाइनरी खोली है, और वो इतनी छोटी रिफाइनरी की उनकी कॉस्टिंग 2 रुपए पर लीटर ज्यादा आती है। अगर हमने दुनिया की सारी बड़ी रिफाइनरी खोल दी और जितने भी क्रूड ऑयल की कंट्री है उनसे पाइपलाइन डाल दी गल्फ से, पूरे समुद्र के नीचे से, और वो पाइप से हमने लिया और पाइप से ही अगर उन्हें वापस दे दिया, इससे हमें 2 रुपए की बचत होगी, और 2 रुपए की बचत हमने कर ली तो हम किंग बन जाएंगे, पेट्रोलियम के किंग। धीरू भाई अंबानी कहता वाह मेरे भाई क्या आइडिया लेकर आया है, कितने पैसे लगेंगे? वो कहा सर 10,000 करोड़। वो कहा भैया वो तो नहीं है, 1,000 करोड़ है, 9,000 कहां से लाने हैं तो खुद इंतजाम कर। अब बेचारा लोन भी खुद ही ले रहा है, जमीन भी खरीद रहा है, प्लांट भी लगा रहा है, 40 लाख उसे मिल रहे हैं। धीरू भाई अंबानी को कितने मिल रहे हैं? 400 करोड़। आज उस रिलायंस इंडस्ट्रीज का पेट्रोकेम का प्लांट है ना, उसकी पर डे की इनकम है 400 करोड़ रुपए पर डे। किसने खड़ी की? धीरू भाई अंबानी तो 8वीं पास था, उसे सेल करवाना आता था, लेकिन जब उसने पेट्रोल पंप खुलवाए ना 10,000, तो उसे नेटवर्क बनाना आता था। दुनिया में कोई भी अमीर बनना चाहता है तो उसे नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं। धीरू भाई अंबानी ने सरकार के साथ साठगांठ करके अगले ही दिन सरकार बनी और ऑर्डिनेंस पास हुआ
कि जैसे बैंक प्राइवेटेशन में आ गया, इंश्योरेंस प्राइवेटेशन में आ गया, अब पेट्रोल भी प्राइवेटेशन में आ रहा। अगले ही दिन रेजोल्यूशन पास, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए दे दी और उसने पेट्रोल पंप का निकाला। उस समय पेट्रोल पंप 25-25 लाख रुपए रिश्वत से मिलते थे। उसने अगले दिन अखबार में निकाला कि जिस भी भाई और बहनों को 1 करोड़ उनके पास है, जमीन है, मेरा पेट्रोल पंप ले आओ और लगाओ, किसी रिश्वत की जरूरत नहीं है। 10,000 एप्लीकेशन आई है एक दिन में, 10,000। धीरू भाई अंबानी ने जितना प्रोजेक्ट में लगाया था ना, एक दिन में वापस ले लिया 10,000 करोड़। और सबको बोला, भाषण दिया, सबको स्टेडियम में इकट्ठा किया। और जैसे मैं धीरू भाई अंबानी और पेट्रोल पंप के मालिक, भाई और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लोभी किस्म का आदमी नहीं हूं। धीरू भाई अंबानी बोल रहा है, मैं लोभी किस्म का आदमी नहीं हूं। मैंने आपको सबको पेट्रोल पंप दिया है, आप खूब कमाओ, मेरी इसे दिल से विश्वास है और आशाएं हैं। इसलिए जितना भी पेट्रोल पंप पर प्रॉफिट हो उसका 90% तुम रख लो। मैं लोभी किस्म का आदमी नहीं हूं, मुझे केवल 10% ही चाहिए। सारे लोग खुश हो गए, ये मालिक अच्छा निकला है ना, ये 10% ही खुद रखेगा, 90% हमें ही रखना है। लेकिन वो क्या सोच रहा था, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% रखना है। और धीरू भाई अंबानी ने देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब धीरू भाई अंबानी सो भी जाता है ना, तो रात को 1 बजे भी कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है ना, तो धीरू भाई अंबानी के लिए पैसा छापने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ नेटवर्किंग की पावर। दुनिया में कोई भी टॉप पर है तो सिर्फ नेटवर्क की वजह से है। टोयोटा अगर 7वें नंबर की कंपनी पूरे वर्ल्ड की है तो उसकी नेटवर्क की वजह से 57,000 डीलर है टोयोटा के पूरे वर्ल्ड में, और 57,000 डीलर पर एवरेज 250 आदमी काम करे तो रात और दिन 57,000 इंटू 250 आदमी रात दिन टोयोटा के लिए काम करते हैं। इसलिए टोयोटा नंबर 1 पर है। सैमसंग नेटवर्क की वजह से नंबर 1 है। सैमसंग के मोबाइल घरों घरों में बिकते हैं, दुकान दुकान पर बिकते हैं। सैमसंग का मालिक सो भी रहा होता है, उस समय कोई मोबाइल चला रहा होता है, उस समय कोई मोबाइल बेच रहा होता है। इतने सारे हाथ, इतना सारा समय उन्होंने पैदा कर लिया, इसलिए वो अरबपति है। मैकडी का मालिक अगर अमीर है तो सिर्फ नेटवर्क की वजह से है। दुनिया में कोई भी अमीर है तो 2 हाथों से दुनिया का कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता, और कोई भी अपने 24 घंटे में कोई अमीर नहीं बन सकता, और कोई भी आदमी किसी एक दिमाग से अमीर नहीं बन सकता। जिन लोगों को दिमाग को मल्टीपल करना आता है, हाथों को मल्टीपल करना आता है, समय को मल्टीपल करना आता है, उन्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये दुनिया के जितने भी अमीर है ना, वो लोगों को नेटवर्क बनाने की वजह से अमीर बने। 97% लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो अपने दोनों हाथों से कमाना चाहते हैं, 24 घंटे में अमीर बनना चाहते हैं। 24 घंटे में आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे। 2 हाथ से काम करके, एक दिमाग से काम करके आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे। धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, 10,000 लोगों को काम पर लगा दिया। 10,000 लोग 10% भी दें तो धीरू भाई अंबानी को अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह थी कि सिस्टम का एक माइनस पॉइंट था। ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद मेरा बॉस मुझे कहता है इस सिस्टम का एक माइनस पॉइंट। मैं कंफ्यूज हो गया, माइनस पॉइंट क्या है? तो उसने कहा माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर अमीर सिर्फ एक ही बनता है। धीरू भाई अंबानी ने नेटवर्क बनाया तो अमीर कौन बना? सैमसंग के मालिक ने नेटवर्क बनाया तो अमीर कौन बना? टोयोटा के मालिक ने नेटवर्क बनाया तो अमीर कौन बना? बाकी सब तो नेटवर्क में काम कर रहे हैं, अमीर नहीं बन रहे, क्योंकि वो अपने लिए सेल कर ही नहीं रहे हैं, वो मालिक के लिए सेल कर रहे हैं, तो उन्हें तो केवल प्रॉफिट और थोड़ा सा कमीशन मिल रहा है। उसने कहा थोड़ा सोचो, अभी अगर धीरू भाई अंबानी, मैं धीरू भाई अंबानी हूं, मैंने गुलाटी जी को पेट्रोल पंप दिया रिलायंस का, तो गुलाटी जी बिना मेरे से परमिशन लिए हुए अपने साले को पेट्रोल पंप दे सकते हैं? दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। इनको इनके साले को पेट्रोल पंप देना है तो मेरे पास वापस अर्जी लानी पड़ेगी और मैं सेंक्शन करूंगा तो इनका साला खोलेगा। ये खुद नहीं कर सकते। थोड़ा सोचो कि सिस्टम में ऐसा बदलाव हो जाए कि मैंने पेट्रोल पंप दिया गुलाटी जी को और गुलाटी जी मेरे से बिना परमिशन लिए अपने साले को पेट्रोल पंप दे दे, साला उसके साले को दे दे, साले के साले सारे सालों को दे दे, और सब साले सालों को दे देंगे तो कौन सा साला बच जाए? मैंने कहा भाई साहब बात तो एकदम सही कही। वो कहा यही तो आरसीएम है, आरसीएम का एक एक ट्रक यही काम करता है। मैंने आरसीएम से नमक लिया और मैंने आपको नमक दे दिया। जब मैं आपको नमक देता हूं तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ती है कि पड़ोसी को दे कि नहीं दे। अब यहाँ पर नेटवर्क कैसे बनता है? वहां पर धीरू भाई अंबानी का नेटवर्क बन रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको ज्वाइन कराया तो इनके और इनके नीचे वाले सारे लोग किसका नेटवर्क है?
मेरा नेटवर्क है। अब इन्होंने इनके साले को ज्वाइन कराया, तो इनका नेटवर्क कौन सा है? इनका साला। मेरा नेटवर्क कौन सा है? इनका साला। और ये दोनों मेरा नेटवर्क है। अब इनके साले ने साले को ज्वाइन कराया, तो मेरा नेटवर्क सारे साले, इनका नेटवर्क 2 साले और इनका नेटवर्क 1 साला। अब इसके साले ने उसके साले को ज्वाइन कराया, तो मेरा नेटवर्क सारे साले, इनका नेटवर्क इनके साले, इनका नेटवर्क इनके नीचे के सारे साले। अब सारे सालों का नेटवर्क बन जाएगा, तो अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यही डायरेक्ट सेलिंग है। जब ये बात मुझे पता चली, मुझे लगा भाई साहब गजब हो गया। पूरी सोचने का तरीका बिल्कुल अलग। मैंने कहा करना है, और डिसीजन लिया मैं इस सिस्टम को करूंगा। जब हमें समझ में आ जाता ना, तो हम बहाना नहीं बनाते, समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये बहाना हम तब तक बनाते हैं जब तक हमें कोई चीज क्लियर नहीं होती कि जाना है कि नहीं जाना। दोस्त बुलाता है, बहाना बना लेते हैं। मॉल में अगर दिन में 2 बजे प्रेमिका ने बुलाया है, बहाना बनाते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है जाना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं गया तो मामा बन जाओ। तो जब इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क पता होती है, जब वर्क की इम्पोर्टेंस आपको पता होती है, तो आप बहाना नहीं बनाते। आज से मुझे पता चल गया ना, तो 12 घंटे की नौकरी के बाद करने लगा मैं 12 आवर्स। सैटरडे संडे मिलता था, खींच कर काम करते थे। वो स्कूटर था ना मेरे पास, भाई साहब, वो बोलता था, उसके दोनों हाथ कान बोलते थे, अब तो छोड़ मेरे बाप, कितना चलाएगा? 500 किलोमीटर स्कूटर को एक दिन में संभव ही नहीं। साला एक आदमी में पता नहीं जाता था कि ये वो जान सकता है, तो हम स्कूटर लेकर वहां पर पहुंच जाते थे। जब पहुंचते थे ना, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा हमें पता ही नहीं, लेकिन स्कूटर में तेल जल चुका होता 40 रुपए का। तब तक उस समय 16 रुपए लीटर पेट्रोल आता था, 15 रुपए लीटर। कुछ पता, पागल और दीवाने हम बन गए, क्योंकि हमें पता था कि इस बिजनेस को करने से धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा। करते रहे तो बनेगा, नहीं करेंगे तो बनना बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बी कंटिन्यू। करते रहेंगे तो बनता जाएगा, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन बनना बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है करना, और हमने करना चालू कर दिया, लेकिन स्पीड नहीं आई, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमें सोचते थे कि जिस दिन बन जाएगा उस दिन बन जाएगा, हम करते जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं सोचते थे कि इतनी तारीख तक बनना चाहिए। ये स्पीड कब आई? जब मेरे अपलाइन ने मुझे एक बुक रिकमेंड की। उस बुक के 5 पेज पढ़कर हम इस बिजनेस में दीवाने हो गए, पागल हो गए। और चौथे महीने मैं इस नौकरी को छोड़ चुका था, और मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। हम भूत की तरह हो गए, कब कहाँ प्रकट हो जाए किसी को पता ही नहीं। पागल दीवाने, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई बर्थडे है ही नहीं लाइफ के अंदर। पड़ोसी कौन रहता हमें पता ही नहीं। 5 साल मेरे दोस्त नाराज हो गए। मेरे बचपन का दोस्त था, जो हम साथ पढ़े लिखे, साथ पढ़ाई की, साथ नौकरी की, उसने मेरी एनिवर्सरी की पार्टी रखी। उस दिन संडे था और मेरी सेमिनार थी, और मैं पार्टी में नहीं गया, तो मेरा दोस्त नाराज हो गया। उसने बात ही नहीं की। उसने कहा, अच्छा तेरा आरसीएम मेरे से बड़ा हो गया। मैंने कहा, नहीं बेटा, तू ही बड़ा है, जिंदगी भर तू ही रहेगा, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट है वर्क का। दूसरी सेमिनार में फिर भागदौड़ से संडे आया, फिर दूसरी में नहीं गया। जब दूसरी बार में नहीं गया, तो वो समझ गया कि साला ये दिखावा करता है, दोस्त है ही नहीं, और उसने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। तीसरी में फिर नहीं गया, चौथी में फिर नहीं गया, 5वीं में फिर नहीं गया। 5 मेरी एनिवर्सरी में नहीं गया, लेकिन 6ठी मेरी एनिवर्सरी में गया बिना बुलाए, क्योंकि उसने इन्विटेशन बंद ही कर दिया था। लेकिन दोस्त कॉमन थे, तो दोस्त के माध्यम से पता किया कि पार्टी कहाँ है, तो पता चला, और मैं 50,000 रुपये का गिफ्ट लेकर पहुंचा। कितना वन बनाती इनोवा कार के अंदर 50,000 का गिफ्ट लेकर वहां पर पहुंचा। मेरे दोस्त ने जब मुझे देखा गिफ्ट ले जाकर मैं आया, तो मेरा दोस्त इतना इमोशनल हो गया, इतना मुझे गले लगाकर रोया कि मेरा दोस्त जितना हाईलाइटेड नहीं था उस पार्टी में मैं था। मेरा दोस्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये है मेरा दोस्त। लोग जितना जिसका बर्थडे उसको नहीं जान रहे थे, उतना मुझे जान रहे थे। सब लोग आंखों से इशारा करके कह रहे थे, ये है मुकेश कोड़ा। यही, अच्छा ये मुकेश कोड़ा।
पहले चला भी जाता तो 50 रुपए से ज्यादा गिफ्ट देने की ताकत नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी। 50,000 का दिया, सारे रिश्ते वापस कवर हो गए। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास तो जीवन के 5 साल पैसे बनाने में लगाओ, फिर जिंदगी भर आपको जहां लगाना है वो लगाओ, लेकिन 5 साल के लिए भूल जाओ। मेरे समाज के कोई आदमी मुझे नहीं जानते थे, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे सब कहते थे बेवकूफ इतना क्या काम करता, समाज में जाएगा, समाज काम आएगा। 5 साल तक किसी समाज में नहीं गया। समाज वाले जानते नहीं थे कि मुकेश कोठारी कौन। एक दिन समाज की स्कूल बन रही थी, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भीलवाड़ा में। 5 साल 6 साल के बाद पता चला कि अखबार में पता चला कि जैन समाज की स्कूल बन रही जिसका प्रोग्राम है। मैं बिना बुलाए पता चला गया। अब वहां पर जो मोटिवेटर था ना, जो प्रेसिडेंट था, वो उसे मोटिवेट कर रहा था कि भाई और बहनों, इसमें सारे बच्चे शिक्षा लेंगे, समाज का उत्थान हो जाएगा, सबको अपना अपना चंदा देना चाहिए। 51,000 देंगे, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, 21,000 देंगे, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं उठा और 5 लाख का चेक दे गया। एक ही दिन में सबको पता चल गया हुई मुकेश कोठारी, और एक दिन में पूरा समाज जानने लग गया कि मुकेश कोठारी कौन है। सारे रिश्ते कवर हो जाएंगे। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास तो थोड़ा समय उन चीजों पर लगाओ जो जरूरी है। मैं समाज सेवा कर रहा हूं, खुद ही भिखारी है, क्या खास समाज सेवा कर रहा है? समाज सेवा तो एक झटके में होती है ना भाई। 10 लाख का चेक लिखो ना, 1 सेकंड में समाज सेवा होती है। तू फकीर है, तू क्या समाज की सेवा करेगा? साला खुद पानी में भीग रहा है, दूसरे को क्या छतरी में बचाएगा? अमीर बनना है। इस देश पे गरीब रहकर आप कितने लोगों के गुनाहगार बन रहे हैं तुम्हें पता है। ये पूरी सरकारें, ये वोट का तंत्र तुम्हारे गरीब रहने की वजह से बिगड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हें कोई भी लोभ देता है, 5 किलो शक्कर देंगे, मुझे वोट देना, एक दारू की बोतल देंगे, मुझे वोट देना। ये पूरा तंत्र इसलिए बिगड़ा हुआ है कि आप सक्षम नहीं है। चला नेताओं की मजाल है कि हमें लोभ दे। हम जब सारे लोग करोड़पति हैं तो उन्हें काम करके बताना पड़ेगा, बिना काम के हमें वोट नहीं देने वाला, क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। सारे अमीर देशों में ऐसा होता है, इसलिए वहां पर प्रोग्रेस अलग तरह की होती है, और हमारे यहाँ पर सिर्फ फ्री की बिजली दे देंगे, फ्री का वो दे देंगे, लोगों को गुमराह कर रखा, सारे लोग फंस रहे। चलो छोड़ो, हम राजनीति के सदस्य नहीं है, हम वापस बिजनेस में घूम कर आते हैं। मुझे द पैराबल ऑफ पाइपलाइन की कहानी सुनाई गई। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जब मैंने किताब पढ़ी तो उसने कहा था कि मैं थोड़ा मोल्ड करता हूँ स्टोरी को ताकि आपको समझ में आए। सुनाऊं तो सही ना आपको? Yes. रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डरा रहे हैं? करो रिक्वेस्ट। बता दे भाई, बता भी करो ना बेटा, करो करो ऐसे करो, ऐसे करो हाथ, हाँ ऐसे करो, बता दे भाई, बता दे भाई, बोलो बता दे भाई, बता भी दे भाई, तो बता दे। 500 साल पुरानी बात है। राजस्थान का एक गांव जहां पर पानी जो है बहुत कम बरसता था। 1-2 बारिश होती थी, जमीन से पानी निकलता था 1000 फीट पर, लेकिन वो भी खारा पानी था। पीने का पानी केवल मीठे पानी की जो झील होती वहीं से उपलब्ध होता था। एक गांव था, वहां पर 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील थी। सारी महिलाएं पानी पीने का 5 किलोमीटर दूर से लेकर आती थी। 5 किलोमीटर दूर से पानी लेती आती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, 10 बजे वापस आती थी। ये गांव की परंपरा थी। गांव में 2 बच्चे जवान हुए, 18 साल के हो गए। अब जो 2 बच्चे जवान हुए ना 18 साल के, उनके ऊपर दबाव आने लगा कि तुम बड़े हो गए, अब कुछ करो। तो दोनों बच्चे सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें, पैसा कमाने का दबाव। तो दोनों को समझ में आया कि बिजनेस करते हैं। तो पहले का आइडिया था कि बिजनेस करते हैं, जो महिलाएं पानी लेकर आती है ना, क्यों ना हम उनसे पहले पानी लाकर चौराहे पर खड़े हो जाएं और